हाय एवरीवन, मैं तारिक, आप सबका यूट्यूब चैनल तारिक क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड पढ़ रहे थे और उसी सल्तनत पीरियड की कड़ी में हम ये बता रहे थे कि सल्तनत पीरियड में जो 5 डायनेस्टीज हुई है, एक स्लेव डायनेस्टी हुई है, दूसरी खिलजी डायनेस्टीज हुई है, तीसरी तुगलक डायनेस्टी हुई है, चौथी सैयद डायनेस्टी हुई है, लास्ट में लोधी डायनेस्टी हुई है। ठीक है, उसी स्लेव डायनेस्टी, हम पहली डायनेस्टी सल्तनत पीरियड के जो स्लेव डायनेस्टी है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू किए थे। मैंने बताया था कि जो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रूल करती है और 1206 से लेकर 1290 के बीच में 10 सुल्तान स्लेव डायनेस्टी में बनते हैं और उसी में कुछ सुल्तान जो उनका कंट्रीब्यूशंस कुछ रहा है और बहुत वहाँ से जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशंस होता है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वनडे एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है उसी सुल्तान के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि भारत का पहला सुल्तान, पहला जो सल्तनत पीरियड का जो सुल्तान होता है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 के बीच में होता है, लेकिन वो खुद अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित करता है। और दूसरा सुल्तान 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश होता है और इल्तुतमिश पहला भारत का सुल्तान होता है जिसको खलीफा का भी मान्यता मिलती है और रियल सुल्तान जो है इल्तुतमिश को माना जाता है, जो 1210 से 1236 तक भारत में रूल करता है। 1236 के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश अपने मरने से पहले क्या होता है, वो अपना उत्तराधिकार अपने बेटों को नहीं करता है बल्कि अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को करता है। देखिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि कोई बादशाह या कोई सुल्तान जो है अपना उत्तराधिकार अपने बेटे को नहीं बल्कि एक अपनी बेटी को करता है, जिसका नाम रजिया सुल्ताना होती है। और रजिया सुल्ताना जो कि 1236 से 1240 तक भारत पर रूल करती है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि बताइए भारत के ऊपर सबसे पहली बार किस महिला ने शासन किया, या दिल्ली के ऊपर पहली बार किसने शासन किया, तो रजिया सुल्ताना का नाम आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकार अपने बेटे को नहीं बल्कि रजिया सुल्ताना को करता है। और मैंने पहले बता दिया था कि इल्तुतमिश ने अपने कोर्ट में तुर्काने चहलगामी एक पोस्ट डेवलप की थी। तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल उसको बोलते हैं। और हमने बताया था कि ये 40 अमीर थे, तुर्क अमीर होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो कहीं ना कहीं सत्ता को, यानी पूरे एम्पायर में, किसी कोर्ट में या दरबार में किसको पोस्टिंग करनी है, किस पोस्ट पर रखना है, इनका बहुत बड़ा असर होता है। ये जो 40 अमीर होते हैं ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। अब देखिए क्या होता है, रजिया सुल्ताना जैसे ही भारत की दिल्ली पर गद्दी बैठती है तो 1236 में जब बैठती है तो जब जैसे ही सत्ता में आती तैसे ही जो तुर्काने चहलगामी होता है, यानी चालीसा दल, रजिया के खिलाफ हो जाते हैं। और जो गवर्नर होते हैं, बदायूं के गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर, हासी के गवर्नर, ये गवर्नर और कोर्ट के अंदर जो तुर्काने चहलगानी होता है वो सब रजिया के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, रजिया के खिलाफ क्यों होते हैं, उसके पीछे का कारण हमें मालूम होना चाहिए। पहली बात, रजिया जब सुल्तान बनती है तो एक मुस्लिम महिला जो है उससे ये उम्मीद करते हैं कोर्ट के जो सरदार कि वो कहीं ना कहीं इस्लामिक
वेशभूषा में वो कोर्ट में आए और शरीयत का जो हवाला होता है, यानी शरीयत के हिसाब से अपना रूल करें। लेकिन उससे बिल्कुल उलट रजिया कोर्ट में जो आती है तो अपने सर पर टोपी पहन के आती है और कोट पहन के आती है, जो कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से ये वेशभूषा जो है तुर्क जो 40 अमीर होते हैं उनको पसंद नहीं आता। तो पहली बात तो ये हुआ कि रजिया जो इस्लामिक ड्रेस है उस ड्रेस को पहनकर कोर्ट में नहीं जाती, जिससे ये लगता है लोग वहां पे कोर्ट के लोग नाराज हो जाते हैं। दूसरी बात ये कारण होता है कि रजिया जो है रजिया एक हबशी होता है जिसका नाम जलालुद्दीन याकूत होता है। जलालुद्दीन याकूत जो कि हबशी होता है, उसको अश्वशाला का प्रबंधक बना दिया जाता है, यानी घोड़े का जो पूरा डिपार्टमेंट होता है उसका प्रबंधक बना दिया जाता है। और यहाँ तो बात तो सही, कुछ गनीमत थी, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कि रजिया याकूत से प्रेम कर बैठती है। अब जब प्रेम कर बैठती है तो उससे पूरे जो तुर्काने चहलगामी था, तुर्काने चहलगामी 40 दल थे, और 40 दल को इस्टेब्लिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जैसे हमने पहले बताया था। तो तुर्काने चहलगामी तुरंत रजिया के खिलाफ हो जाते हैं, और जो बदायूं मुल्तान हासी के गवर्नर होते हैं वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि रजिया तुरंत ही अब रजिया फंस जाती है कि क्या किया जाए जो है। इससे फिर क्या होता है, रजिया अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है कि एक गवर्नर होता है जिसका नाम अल-तुनिया होता है, जो भटिंडा का गवर्नर होता है, उससे विवाह कर लेती है। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अल-तुनिया से विवाह कर लेती है। लेकिन 40 मैंने जैसे पहले बताया कि तुर्क जो अमीर थे, तुर्काने चहलगामी, वो बहुत ही पावरफुल थे। वो तुरंत रजिया को सत्ता से हटा देते हैं, और रजिया का जो भाई होता है जिसका नाम बहराम शाह होता है, उसको गद्दी पर बिठा देते हैं। ठीक है, इस तरह से तुर्काने चहलगामी ने रजिया को सुल्तान से हटा करके उसके भाई बहराम शाह को गद्दी बिठा देते हैं। अब रजिया और उसका पति अल-तुनिया दोनों दिल्ली सत्ता पाने के लिए बहराम शाह से लड़ाई होती है, और बहराम शाह इस लड़ाई में रजिया को परास्त कर देता है। और रजिया जब परास्त होती है तो हरियाणा में वो वहां पर एक डाकुओं का गिरोह होता है जो रजिया और उसके पति अल-तुनिया का वध कर देते हैं, यानी उसको मार देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से रजिया जो है रजिया 4 साल तक रूल किया। 36 से 40 यहाँ पर रजिया अब यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए रजिया के तुरंत बाद जो बहराम शाह होता है, जिसका नाम मोइनुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक सुल्तान होता है, दिल्ली का सुल्तान होता है। अब देखिए हम आपको उसी सुल्तान का यानी सल्तनत पीरियड के यानी स्लेव डायनेस्टीज के उन कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान के बारे में बताएंगे जो कुछ नया काम किया है। अब देखिए मोइनुद्दीन बहराम शाह जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो बहराम शाह से पहले सल्तनत पीरियड 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट थे। पहला पोस्ट सुल्तान, जो राजा होता था, पूरा मालिक होता था, और सुल्तान का वजीर जो होता था, वो 2 पोस्ट थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट। यानी मोइनुद्दीन बहराम शाह से पहले दिल्ली सल्तनत में मुख्तलिफ 2 पद थे। एक पद था सुल्तान और दूसरा वजीर। वजीर पद की जो एस्टेब्लिश किया था
वो इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए मैंने लिख दिया है, इसको भी ध्यान रखिए, पूछ सकता है। जैसे ही मोइनुद्दीन बहराम शाह जब सुल्तान बनता है तो क्या करता है कि सुल्तान और वजीर के बीच में एक अलग पोस्ट इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम नायबे मुमलिकत होता है, यानी नायब यानी सुल्तान का उप प्रधान होता है, उप प्रधान यानी एक तरह से देखा जाए प्राइम मिनिस्टर फिर वाइस प्राइम मिनिस्टर, यानी सुल्तान के बाद जो बड़ा पोस्ट हुआ वो कौन हो गया, नायबे मुमलिकत हो गया, फिर उसके बाद वजीर हो गया। तो पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान के पीरियड में नायबे मुमलिकत पोस्ट इस्टेब्लिश हुई, तो आप याद रखिएगा मोइनुद्दीन बहराम शाह के जमाने में। अब देखिए मोइनुद्दीन बहराम शाह के पीरियड में ही 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो पूछा जा सकता है। दूसरी बात है बहराम शाह के ही जमाने में एक सरदार होता है जिसका नाम बलबन होता है। बलबन को हांसी और रेवाड़ी की जागीर दिया जाता है, यानी हांसी और रेवाड़ी की जागीर बलबन को देता है बहराम शाह। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब रजिया सुल्तान थी 4 साल के लिए, तो रजिया ने भी इसी बलबन को एक पोस्ट दिया था जिसका नाम अमीरे शिकार पोस्ट दिया था। तो पूछा जाता है कि बलबन को अमीरे शिकार की पोस्ट किसने दिया था, तो रजिया सुल्ताना ने दिया था, और झांसी और रेवाड़ी की जागीर बलबन को जो दिया था वो बहराम शाह ने दिया था। ठीक है, अब देखिए मोइनुद्दीन बहराम शाह 2 साल तक रहता है, उसके बाद ये उसकी कुछ लकवा है, मर जाता है। अब देखिए उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, यानी स्लेव डायनेस्टी का अगला जो सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है, देखिए ये इल्तुतमिश का पोता होता है, इल्तुतमिश का पोता होता है या रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा होता है। तो वही रुकनुद्दीन जब गद्दी पर बैठा था तो ये बहुत अय्याश था, और इसकी मां तुर्कान शाह जो थी वो एक तानाशाह थी, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, और दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्ताना को सुल्तान बनाया था। तो वही यानी अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है, पहली बात इल्तुतमिश का पोता और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा है, इस तरह भी कह सकते हैं। अब देखिए इनके बारे में, देखिए इनकी क्या मसला है इनका। अलाउद्दीन मसूद शाह ने पूरी पावर चालीसा दल को दे दी थी। चालीसा दल का मतलब तुर्काने चहलगामी को दे दी थी, और ये नाम मात्र का शासक था केवल, यानी सारी सत्ता चालीसा दल के हाथ में थी, और ये केवल नाम मात्र का एक सुल्तान था, जबकि सारा काम जो वर्क करते थे वो चालीसा दल करते थे। और अलाउद्दीन मसूद शाह के जमाने में ही क्या हुआ, बलबन को नया पद दिया जाता है और बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है बलबन को इसके जमाने में। अब देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह के 42 से 46 तक होता है, उसके बाद अगला जो सुल्तान होता है नसीरुद्दीन महमूद होता है, जो कि 1246 से 1265 तक होता है। देखिए नसीरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश का बेटा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए पोता बन जाता है, लेकिन फिर बाद में जाकर के ये नसीरुद्दीन महमूद फिर बादशाह इसका बेटा बनता है, यानी इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन महमूद बनता है। देखिए नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बनता है, बलबन के सहयोग से सत्ता प्राप्त करता है। जैसे मैंने बताया था पहले कि बलबन एक बहुत शक्तिशाली जो है एक राजा होता है, बलबन बहुत शक्तिशाली सरदार होता है, तो उसी के सहयोग से नसीरुद्दीन महमूद भारत का सुल्तान बनता है, जिसकी जो 1246 से 1265 तक सुल्तान रहता है। अब देखिए
बलबन के सहयोगी से नसीरुद्दीन सुल्तान बनता है, लेकिन नसीरुद्दीन सुल्तान एक नाम मात्र का सुल्तान होता है। सारी सत्ता बलबन के हाथ में होती है और बलबन खुद पूरा शासन करता है और इस तरह से अब केवल पूरा सुल्तान की सारी पावर अपने हाथ में लेकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है पूरा बलबन। बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह यानी अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया था। ठीक है, अच्छा आप देखिए क्या है, 1253 में एक रेहान नाम का व्यक्ति होता है जो भारतीय मुसलमानों का नेता होता है। तरह से देखा जाए यानी तुर्क के मुसलमान नहीं होता है रेहान, बल्कि भारत का मुसलमान होता है, कन्वर्टेड मुसलमान होता है, जो भारतीय जो मुसलमान थे उनका नेता होता है। और 1253 में नसीरुद्दीन महमूद ने इस रेहान को नायब मुमलिकत की पदवी दे दी। नायब मुमलिकत का मतलब सुल्तान के बाद जो पदवी है नायब मुमलिकत, और उसके बाद वजीर, 3 पोस्ट थे। तो रेहान को सुल्तान ने नायब मुमलिकत की पोस्ट दे देता है। लेकिन यही बलबन रेहान को 1 साल के बाद नायब मुमलिकत के पोस्ट से हटा करके खुद नायब बन जाता है, यानी नायब मुमलिकत खुद बन जाता है, उप प्रधान बनता है। इस तरह से 20 साल तक तकरीबन बलबन पूरी तरह से सुल्तान का अथॉरिटी का प्रयोग करता है और नाम और खुद सुल्तान के पावर को इस्तेमाल करके पूरी तरह सत्ता चलाता है। अब देखिए, एक इतिहासकार था जिसका नाम मिनहाजुद्दीन था, उसकी एक किताब है, बार बार एक सवाल पूछा जाता है जिसका नाम तबकात-ए नासिरी है। तबकात-ए नासिरी पूछा गया, कई बार सवाल पूछा जाता है तबकात-ए नासिरी की किसने लिखा, तो तबकात-ए नासिरी जो है मिनहाजुद्दीन ने लिखा था। तो मिनहाजुद्दीन जो इतिहासकार होता है तबकात-ए नासिरी में लिखता है कि नसीरुद्दीन एक परफेक्ट सुल्तान था, एक बहुत ही बेहतरीन सुल्तान था। और नसीरुद्दीन मोहम्मद को दरवेश के नाम से जाना जाता था। दरवेश का मतलब हुआ अल्लाह का भेजा हुआ दूत। ठीक है, यानी नसीरुद्दीन महमूद को जो मिनहाजुद्दीन इतिहासकार होता है वो कहता है कि एक परफेक्ट सुल्तान था और उस जमाने में नसीरुद्दीन को दरवेश, लोग दरवेश कहते थे, यानी अल्लाह का भेजा हुआ दूत कहते थे। और इसके बारे में नसीरुद्दीन महमूद के बारे में ये देखा जाता है कि नसीरुद्दीन एक धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था और वो कुरान को लिखता था। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने की जरूरत यह है कि देखिए, तुर्काने चहलगानी इल्तुतमिश इस्टेब्लिश करता है। तुर्काने चहलगामी अमूमन इसलिए इस्टेब्लिश करता है इल्तुतमिश कि सुल्तान को असिस्ट करे, मदद करे और तुर्कान की पावर बने। लेकिन तुर्काने चहलगामी और सुल्तान के बीच में पहली बार संघर्ष जो देखा जाता है रजिया सुल्ताना के बीच में देखा जाता है। और तुर्काने चहलगामी यानी चालीसा दल और सुल्तान के बीच में ये जो संघर्ष होता है वो अंततः बलबन जो है के जमाने में खत्म होता है, क्योंकि बलबन जो होता है उसने चालीसा दल को खत्म कर दिया था। इस्टेब्लिश क्वेश्चन पूछा गया है, तुर्काने चहलगामी यानी चालीसा दल किसने इस्टेब्लिश किया, तो इल्तुतमिश ने। और खत्म किसने किया, बलबन ने। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहली बार सुल्तान और चालीसा दल के बीच में किसके जमाने में संघर्ष शुरू हुआ, तो रजिया सुल्ताना के जमाने में रजिया और तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल के बीच संघर्ष शुरू हुआ और फाइनली बलबन इसको चालीसा दल को खत्म कर देता है।
तो ठीक है, यहां तक हमने रखा। अब अगला जो इसके आगे आएगा सल्तनत पीरियड का अगला जो कड़ी रहेगी, इसी के आगे हम और जो इंपॉर्टेंट स्लेव डायनेस्टी के जो सुल्तान हैं उनके बारे में, बलबन जैसे है उसके बारे में पढ़ा करके फिर इस तरह से जल्दी जल्दी हम खत्म करके पांचों डायनेस्टी, अभी एक डायनेस्टी खत्म नहीं हुई है, यानी स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, खिलजी के बाद तुगलक आएगी, तुगलक के बाद फिर सैयद आएगी, सैयद के बाद लोधी आएगी। तो अभी हम स्लेव डायनेस्टी में कहां तक पहुंचे हैं? नसीरुद्दीन महमूद तक पहुंचे हैं। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में पहला कुतुबुद्दीन से लेकर के अब तक हम नसीरुद्दीन तक पहुंचे हैं। और हमने पहली बार बताया था कि अगर पूछा जाए कि जो सल्तनत पीरियड में किस डायनेस्टीज में सबसे ज्यादा सुल्तान बने हैं, तो स्लेव डायनेस्टी में। तो ठीक है, इसके बाद फिर हम क्लास आगे लेंगे। थैंक यू क्लास।